Hello students, myself Dr. Deepak Garg and today I will be discussing evolution and animal husbandry chapters. अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 2 से 3 क्वेश्चन और कभी कभी 4 क्वेश्चन जो हैं वो एवोल्यूशन से पूछे जाते हैं और थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। लैंग्वेज एक्चुअली एनसीईआरटी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है, बट अगर आप उसको एक बार समझ के और अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, एक बार अगर उस चीज़ को समझ लोगे तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे रिलेटेड जैसे भी सवाल आपसे पूछे जाएं फिर आप आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आज वही है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज मेनली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से पिछले 4-5 साल में, उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सवाल आते हैं फिर भी, जैसे लास्ट ईयर भी एक सवाल इससे पूछा गया था, बट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था वो, तो उसको भी हमें एनसीईआरटी से ही जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मोस्टली अगर हम बायो की बात करें तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं आजकल। लास्ट ईयर भी 88-89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, तो मेन फोकस जो रहेगा वो हमारा एनसीईआरटी पर ही रहने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चैप्टर को डिस्कस करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो इसमें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और इस क्लास के बाद जब आप एनसीईआरटी एक बार देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप आराम से उसको प्रिपेयर कर पाओगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बेसिस पर हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो दोनों का मिक्सचर है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। स्टेटमेंट गिवन है, इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है, it is a stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in the organisms. This statement tells about, किसके बारे में बताता है? तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, चलो पहले एक बार क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको देखते हैं कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं होती है, जिसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, हमें पहले से पता नहीं होती है, प्री डिटरमिन्ड नहीं होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, एक ही जगह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो उस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस, स्टोकेस्टिक इवेंट्स। तो देखो अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो हमें नहीं पता होता कि म्यूटेशन किस डायरेक्शन में होने वाला है। म्यूटेशन जो है जब भी होगा तो कौन से बेसिक चेंज होंगे वो हमें पहले से नहीं पता होता, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर पहले ए है तो उससे ग्वानिन भी हो सकता है, उससे थाइमिन भी हो सकता है और वो रिप्लेस साइटोसिन से भी हो सकता है। तो म्यूटेशन जो होते हैं उनका हमें पहले से पता नहीं होता है, इसका मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ एवोल्यूशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आपका जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। एवोल्यूशन भी एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है जिसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एज ऑफ नाउ करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, डायरेक्शनल म्यूटेशन लीडिंग टू नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल इवेंट है, डायरेक्शनल नहीं होता है, हमें पहले से पता नहीं होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। देन लैक ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन एवोल्यूशनरी टाइम स्केल, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट होता है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन ने जो इवेंट किए हैं, जो भी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं उनका इम्पैक्ट होता है एवोल्यूशन पे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा जो कार्बोनेरिया और बिस्टन बिटुलेरिया, जो 2 स्पीसीज आपने पढ़ी होंगी नेचुरल सिलेक्शन के एनसीईआरटी में जो गिवन भी हैं, तो उनपे जो इम्पैक्ट था वो एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट होता है। देन कांस्टेंट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन का रेट कांस्टेंट नहीं होता है। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी सभी ऑर्गेनिजम्स में कांस्टेंट और सेम नहीं होता है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो सकता है। एवोल्यूशन भी किसी ऑर्गेनिज्म में फास्ट और किसी में स्लो हो सकता है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि एवोल्यूशन जो होता है और रेट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लाइफ स्पेन के। अगर लाइफ स्पेन ज़्यादा है तो एवोल्यूशन कम होता है और अगर लाइफ स्पेन शॉर्ट है तो फिर एवोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखोगे, तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था।
Okay, now we can discuss the second question. Karyotyping of mitochondrial DNA and Y chromosome for studying human evolution is being considered because कि अगर हमें ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करना है तो उसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को यूज करते हैं और हम वाई क्रोमोसोम को यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनको यूज करने का? तो देखो ऑप्शन दर ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, दे आर बोथ यूनिपेरेंटल एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉम्बिनेशन. डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को. देखो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर हम बात करें तो इसका जो हम बोलते हैं इनहेरिटेंस होता है वो मैटरनल इनहेरिटेंस होती है. इसकी जो इनहेरिटेंस होती है वो मैटरनल इनहेरिटेंस होती है. इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो मदर टू फीटस होता है. मदर टू फीटस होता है. तो क्योंकि ओवम में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वही फीटस में जाते हैं, वही फीटस में जाते हैं, तो इसलिए इनका जो इनहेरिटेंस होता है वो मैटरनल होता है. स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो फीटस में नहीं जा पाते हैं और हम बोल सकते हैं जाइगोट में नहीं जाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इनहेरिटेंस जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है. सेकेंड, अगर हम वाई क्रोमोजोम की बात करें तो वाई क्रोमोजोम का भी कोई होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है. एक्स क्रोमोजोम का होता है फीमेल्स के केस में, बट अगर हम मेल्स में देखेंगे तो वाई क्रोमोजोम का कोई होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं होता, इसलिए वहां पर भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता. और वाई क्रोमोजोम जो होता है वो हमेशा मदर टू वाई क्रोमोजोम होता है वो हमेशा फादर टू सन, मतलब एक ही पेरेंट से ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में. तो इसलिए इनका भी जो ट्रांसमिशन होता है वो यूनिपेरेंटल होता है और ये भी रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि इसका भी कोई होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट अदर ऑप्शन एक बार देखते हैं. दे बोथ आर बाई पेरेंटल, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सिर्फ मदर से और वाई क्रोमोजोम होता है वो सिर्फ फादर से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो ये तो गलत हो गया. दे आर ओनली अवेलेबल सोर्स फ्रॉम द फॉसिल, ऐसा भी नहीं है. फॉसिल जो होते हैं उससे आपको जो ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स होते हैं बाकी के वो सब भी मिलते हैं, तो ये भी गलत है. देन दे आर आइडियल फॉर कैरियोटाइपिंग एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोजोम, ऐसा भी नहीं है. एक्स क्रोमोजोम की भी कैरियोटाइपिंग हम कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो फिर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोजोम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूनिपेरेंटल है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो फिर एडवांटेज क्या है? देखो एडवांटेज ये होता है, कोई भी एक का समझ लेते हैं, दूसरे पर भी एप्लीकेबल रहेगी वही चीज. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें देखना है. अब हम जनरली क्या बोलते हैं कि जो मॉडर्न मैन है उनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है. मॉडर्न मैन जो है उनका एवोल्यूशन जो हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है. अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं? तो देखो बहुत सिंपल है. हमने क्या किया, अफ्रीका में जो पॉपुलेशन है उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी किया, उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी किया. जो यूरोप में जो पॉपुलेशन है हमने उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखा. जो एशिया में जो पॉपुलेशन है हमने उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखा. ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था ये आपको अफ्रीका में मिला, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था ये भी आपको अफ्रीका में मिला. इसका मतलब तो ये हुआ कि कभी ना कभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अफ्रीका से यूरोप गए होंगे, अफ्रीका से ही एशिया गए होंगे, अफ्रीका से ही एशिया गए होंगे. तो इसलिए वही डीएनए आपको यूरोप में भी मिल रहा है और एशिया में भी मिल रहा है. तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मॉडर्न मैन जो है उनका जो एवोल्यूशन हुआ है, मैन का जो एवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? अफ्रीका में हुआ है. इनका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? अफ्रीका में हुआ है. ये हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी के बेसिस पे बोला है. तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. अगर आपसे यहां पे एक और चीज कभी कभी पूछ ली जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि वेरिएशंस ज्यादा कहां पर मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में वेरिएशंस कहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे, तो देखो अफ्रीका में यूरोप वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है, एशिया वाला भी है, अमेरिका वाला भी है. तो अफ्रीका में जो वेरिएशंस होते हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे और एशिया में या फिर अगर आप यूरोप की बात करोगे तो यहाँ पे जो वेरिएशंस मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में वो वेरिएशंस कम होंगे, वेरिएशंस कम होंगे. तो इसी के बेसिस पे हमने बोला है कि अफ्रीका में मॉडर्न मैन का और मैन का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन हुआ है. नाउ वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. Genetic variability has decreased considerably in cheetah population in Africa after hunting
over the course of time, making the present day cheetah population susceptible to a number of fatal disease. This is the classic example of. तो देखो अगेन एनसीईआरटी बेस्ड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखो चीता पहले पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, बट हंटिंग की वजह से पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई. तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि देखो पॉपुलेशन जब ज्यादा रहेगी तो वहां पे किसी भी जीन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पे जीन ज्यादा होंगे, वहां का जीन पूल जो है वो ज्यादा होगा, तो वहां पे कोई भी जीन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. पॉपुलेशन जैसे जैसे कम हो जाती है वैसे वैसे जीन्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, जीन्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, किसी भी जीन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी कम होती जाती है. अब आप मान सकते हो कि सपोज 1 लाख कोई भी जो है चीता है, मान लो 1 लाख चीता है, तो वहां पर कुछ चीता में किसी भी एक एक्स डिजीज के लिए रेजिस्टेंस हो तो उसके चांसेस ज्यादा है. जब पॉपुलेशन कम हो गई, मान लो सिर्फ 100 चीता है, तो इसमें इस एक्स डिजीज के लिए रेजिस्टेंट जीन मिलने का जो चांस होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में ज्यादा टाइप के जीन होंगे तो किसी भी डिजीज रेजिस्टेंस का जीन जो है वो भी आपको मिलेगा, मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे. बट पॉपुलेशन जब कम हो जाती है तो जीन पूल कम हो जाता है, जब जीन पूल कम होता है तो फिर वहां पे किसी भी जीन के मिलने के चांसेस जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं. अब मान लो कोई एक एक्स डिजीज है, एक्स डिजीज के लिए जीन यहां पर होता था, बट यहां पर वो एक्स डिजीज के लिए रेजिस्टेंट जीन नहीं है. जब पॉपुलेशन कम हुई तो वो उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट जीन नहीं है. अगर पहले, मैं हंटिंग से पहले की बात कर रहा हूं, इससे पहले अगर इस पॉपुलेशन पे एक्स डिजीज का अटैक होता, एक्स डिजीज इस पॉपुलेशन में स्प्रेड होती, कुछ इंडिविजुअल्स की डेथ होती और कुछ इंडिविजुअल सर्वाइव करते. क्यों सर्वाइव करते? क्योंकि उनमें उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट जीन है, क्योंकि उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट जीन है. बट अब पॉपुलेशन कम हो गई, एक्स डिजीज के लिए रेजिस्टेंट जीन भी नहीं है, और अगर जीन नहीं है तो फिर अब अगर यहाँ पे एक्स डिजीज का अटैक होता है, यहाँ पे एक्स डिजीज अगर फैलती है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो सकती है. चांसेस तो हैं कि एंटायर पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो सकती है, हमेशा नहीं होती है बट चांसेस तो होंगे. किसी भी डिजीज की वजह से किसी एक पूरी की पूरी स्पीसीज के लोस्ट होने के चांसेस बढ़ गए. क्यों बढ़े हैं? क्योंकि उस स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम हो गया है, जीन्स जो हैं वो कम हो गए हैं, जीन्स जो है वो कम हो गए हैं. किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं उनके होने के चांसेस भी कम हो गए हैं. तो फिर यहाँ पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो सकती है, लोस्ट हो सकती है, फैटल डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो सकती है. ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, कि अगर कोई पॉपुलेशन कम होती है, किसी में ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होता है, तो वहाँ पे जीन्स मिलने के चांसेस और जीन पूल जो होता है वो भी कम हो जाता है, तो वो पॉपुलेशन जो होती है वो फैटल डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाती है. तो इसे हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट. राइट, अभी अगर हम करंटली बात करें तो चीता पॉपुलेशन जो है वो इसी दौर से गुजर रही है, उसमें भी बॉटल नेक इफेक्ट जो है वो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं दे आर वेरी ससेप्टेबल बिकॉज ऑफ दिस बॉटल नेक इफेक्ट. राइट, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बॉटल नेक इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन. वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. Which of the following statement is not true for Big Bang Theory? तो Big Bang Theory was given for the origin of universe. First of all, ये जो थ्योरी दी थी वो हमने किसके लिए दी थी, यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए. तो देखते हैं, 4 स्टेटमेंट हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, कि बहुत सारे गैलेक्सीज हैं उनसे एक यूनिवर्स बनता है. तो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट, यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड by multiple huge explosions. This is wrong. Single huge explosion. NCERT में given है, universe was formed by single thermonuclear explosion. तो ये जो statement है ये wrong statement है. Then when universe expanded, temperature of universe went up. Statement is absolutely wrong. universe का जो temperature है वो धीरे धीरे कम हुआ है expansion की वजह से. राइट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम्स वर फॉर्म्ड विद इन आवर्स ऑफ एक्सप्लोजन, कि एक्सप्लोजन के कुछ एक घंटों के अंदर ही हाइड्रोजन और हीलियम एटम फॉर्म हो गए. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है. एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये कुछ टाइम के बाद फॉर्म हुए थे. एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कुछ टाइम के बाद फॉर्म हुए थे, बट अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो एक्सप्लोजन के 2 से 3
लाख साल के बाद ये जो है वो फॉर्म हुए थे। 2 to 3 lakhs आफ्टर दिस एक्सप्लोजन हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम्स वर फॉर्म्ड। तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, नॉट ट्रू। क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट ट्रू, तो 3 ऑप्शन गलत हैं, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डार्विन द फिटनेस, डार्विन जो है उसने फिटनेस वर्ड को जो है डिस्क्राइब किया था, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एज पर डार्विन फिटनेस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिटनेस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा फिट है। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा होंगे तो उनके सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो उन्होंने कोई फिजिकल फिटनेस, जेनेटिक फिटनेस और मेंटल फिटनेस किसी भी पॉइंट को कंसिडर नहीं किया। डार्विन ने सिर्फ एक ही चीज को कंसिडर किया, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो देखते हैं वन बाई वन। रेफर टू रिप्रोडक्टिव एज वेल एज जेनेटिक फिटनेस, तो ये जो है गलत है, ये जो है गलत है। देन नेक्स्ट, रेफर टू रिप्रोडक्टिव एज वेल एज फिजिकल फिटनेस, तो ये भी गलत है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस को कंसिडर किया था। रेफर ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है यहां तक। तो आगे देखते हैं, दोज आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर, ये ठीक है कि जो ज्यादा फिट होंगे वो ज्यादा प्रोजेनी, उनके प्रोजेनी जो है वो ज्यादा होंगे, और अगर प्रोजेनी ज्यादा हैं तो हम बोल सकते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और वो स्पीसीज आगे जाए और फिर उसमें एवोल्यूशन हो उसके चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। देन रेफर्स ओनली टू मेंटल फिटनेस, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने अभी आपको बोला कि इन्होंने कोई दूसरे फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, जेनेटिक फिटनेस, मेंटल फिटनेस, किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को कंसिडर किया है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। Now we can discuss the next question, question number 6. Very good question on Hardy-Weinberg principle. In a random mating population of 400 individual, total individual जो है 400 है, 336 individual have dominant allele. 336 इंडिविजुअल्स में डोमिनेंट एलील हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि इंडिविजुअल विद रिसेसिव एलील। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं कि 336 इंडिविजुअल है डोमिनेंट एलील, और हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए डोमिनेंट एलील वाले 336 इंडिविजुअल्स हैं, और फिर इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो आपको ये नहीं करना है, ऐसे नहीं होगा। देखो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। और टोटल जो इंडिविजुअल हैं वो हमारे पास कितने हैं, 400 इंडिविजुअल्स हैं, टोटल 400 इंडिविजुअल्स हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इंडिविजुअल विद डोमिनेंट एलील, इसमें भी डोमिनेंट एलील है, इसमें भी डोमिनेंट एलील है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ है होमोजाइगस डोमिनेंट या ओनली डोमिनेंट, इन्होंने बोला है सिर्फ डोमिनेंट एलील है, मतलब डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो वो तो इसमें भी है, सेकेंड ग्रुप में भी है डोमिनेंट एलील, तो इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनमें 336 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, तो फिर स्मॉल ए वाले कितने बच गए, 64 इंडिविजुअल, क्योंकि टोटल कितने हैं आपके पास 400 है। तो यहाँ पे अगर आप पी स्क्वायर देखोगे, ये होता है पी स्क्वायर, ये होता है 2pq और ये होता है क्यू स्क्वायर। तो अगर आप क्यू स्क्वायर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 64/400 0.16, q इक्वल टू 0.4, तो p कितना आ जाएगा 0.6, बिकॉज p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो p कितना आ जाएगा 0.6। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है इंडिविजुअल विद रिसेसिव एलील, इंडिविजुअल विद रिसेसिव एलील, तो देखो सेम पॉइंट, तीनों टोटल कितना है, टोटल है 400। क्वेश्चन में पूछा हुआ है इंडिविजुअल विद रिसेसिव एलील, इन दोनों का नंबर, अच्छा कैपिटल ए कितने होंगे, पी स्क्वायर, पी कितना है 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.36, आई कैन से 36% ऑफ 400, 36% ऑफ 400, तो कितने इंडिविजुअल आ जाएंगे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 36% ऑफ 400, 36 इंटू 400 इंटू 100, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएंगे आपके 144, ये आ जाएगा आपका 144, तो ये वाले कितने हो गए 144, तो फिर ये कितने बचेंगे बाकी के 400 माइनस 144, सोल्व करोगे ये आ जाएगा 256 इंडिविजुअल्स, ये आ जाएंगे 256 इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आंसर होगा सेकंड ऑप्शन।
वेरी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे जनरली हम गलती ये करते हैं कि डोमिनेंट एलील के अंदर हम डबल ए इसको जो है कैपिटल ए इसको मान लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने लगते हैं और आंसर आता नहीं है अल्टीमेटली। तो इस क्वेश्चन को आप ठीक से देख सकते हो। नाउ वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एनिमल्स डिस्टेंट पास्ट टू रीसेंट पास्ट। डिस्टेंट पास्ट टू रीसेंट पास्ट। देखो, इसके लिए आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम है वो आपको देखना पड़ेगा, और एनसीईआरटी का अगर वो डायग्राम आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जब तक वो डायग्राम आपका क्लियर नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो लेट मी शो यू द डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी। दिस इज द डायग्राम जो आपको यहां पे देखना पड़ेगा। देखो, इस डायग्राम को इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स होते थे। सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स यहां पे होते थे। अर्ली रेप्टाइल से कुछ यहां पे 300 मिलियन ईयर्स बिफोर साइनेप्सिड्स बने और सोरोप्सिड्स बने। सोरोप्सिड से यहां से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या बने, टर्टल बने। तो सबसे पहले सोरोप्सिड से टर्टल्स बने, फिर सोरोप्सिड से यहां पे कोई एक ऑर्गेनिज्म बना जिसका नाम हमें नहीं पता है, जिसका नाम हमें नहीं पता है। फिर इस ऑर्गेनिज्म से एक तो थीकोडोंट बने, और इसी ऑर्गेनिज्म से यहां पे कोई एक और ऑर्गेनिज्म बना जिसका नाम अगेन हमें नहीं पता है। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म से जिसका हमें नाम नहीं पता है, इससे एक तो बने, यहां पे अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा तुएताराज। एक तो यहां पे बने तुएताराज, दूसरा इससे एक और ऑर्गेनिज्म बना अगेन जिसका नाम हमें नहीं पता है, जिसका नाम हमें नहीं पता है। बनने के बाद फिर इस एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से एक तो बने लिजार्ड और दूसरे बने स्नेक्स, दूसरे बने स्नेक। ऑन द अदर हैंड यहां पे अगर आप देखोगे तो थीकोडोंट से यहां पे कोई एक ऑर्गेनिज्म बना अगेन जिसका नाम हमें नहीं पता है। इस ऑर्गेनिज्म से एक तो क्या बना, एक तो बने क्रोकोडाइल, और इसी ऑर्गेनिज्म से एक और ऑर्गेनिज्म बना जिसका नाम हमें फिर से नहीं पता है। इस ऑर्गेनिज्म से एक तो बने डायनासोर, एंड ऑन द अदर साइड यहां पे बने क्या, बर्ड्स। यहां पे बने क्या, बर्ड्स। राइट, जो चीज डायग्राम में पहले है वो पहले बने हैं, जो बाद में है वो बाद में बने हैं। एक तो ये चीज आप याद रखोगे, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है, इससे दो ऑर्गेनिज्म बने, लिजार्ड एंड स्नेक। तो लिजार्ड पहले बने हैं, स्नेक बाद में बने हैं। टर्टल जो है वो और भी पहले बने हैं, क्योंकि टर्टल इनका जो कॉमन एंसेस्टर था वो यहां पर था, इनका जो कॉमन एंसेस्टर था वो यहां पर था। बट अगर आप देखोगे टर्टल के लिए तो टर्टल कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, तो ये और भी पहले बने। राइट, अर्ली रेप्टाइल जो है वो और उससे भी पहले होते थे। ओके, अगर आप साइनेप्सिड्स की बात करोगे तो साइनेप्सिड्स से बने पेलाइकोसोर्स, पेलाइकोसोर्स से बने थेरेप्सिड्स, और थेरेप्सिड्स से बने मैमल्स, थेरेप्सिड्स से बने मैमल्स। तो इस तरह से इस डायग्राम को इंटरप्रेट करते हैं। अब देखो, अब वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर उससे देखते हैं कि क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो, अर्ली रेप्टाइल से थेरेप्सिड्स, थेरेप्सिड्स से पेलाइकोसोर्स, तो गलत है। पहले पेलाइकोसोर्स बने हैं, बाद में थेरेप्सिड्स बने हैं, तो ये जो सीक्वेंस है वो गलत है। देन अर्ली रेप्टाइल्स से सोरोप्सिड्स, सोरोप्सिड से थीकोडोंट, सोरोप्सिड से थीकोडोंट, थीकोडोंट के बाद डायनासोर, थीकोडोंट के बाद डायनासोर, डायनासोर के बाद क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल डायनासोर के बाद। देखो, डायनासोर बने हैं यहां पर, यहां पर, और क्रोकोडाइल्स बन गए हैं यहां पर। तो क्रोकोडाइल पहले बने हैं, डायनासोर बाद में बने हैं। डायनासोर जो है वो यहां पर बने हैं, क्रोकोडाइल जो है वो यहां पर बने हैं। तो क्रोकोडाइल का ओरिजिन पहले हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत है, ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन अर्ली रेप्टाइल, अर्ली रेप्टाइल से सोरोप्सिड्स बने, ये तो ठीक है। सोरोप्सिड से तुएतारा, तुएतारा के बाद लिजार्ड और फिर टर्टल, लिजार्ड के बाद टर्टल। देखो, टर्टल जो बना है वो यहां पर बन चुका है, यहां पर बन चुका है टर्टल। राइट, और तुएताराज टर्टल और तुएताराज जो है वो कहां पर बने, तुएताराज का फॉर्मेशन जो हुआ है, ओरिजिन जो हुआ है वो यहां पर हुआ है, तुएताराज का यहां पर हुआ है। तो तुएतारा बाद में हुए हैं, टर्टल पहले हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे तो टर्टल को बाद में दिया हुआ है, टर्टल पहले हुआ है। ठीक है, चलो ये तो ठीक है, टर्टल पहले है, ठीक है। तुएताराज और स्नेक, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये जो ऑप्शन है टर्टल बाद में है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लास्ट ऑप्शन है। देखो, ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, इसमें एनिमल्स से रिलेटेड काफी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। अगर आप इस डायग्राम को ठीक से इंटरप्रेट करोगे तो
तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये डायग्राम इतना सिंपल डायग्राम है नहीं जितना दिखता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अर्ली रेप्टाइल्स। एक तो आप मैमल्स की तरफ निकल जाओ जिसमें साइनेप्सिड्स, पेलाइकोसोर, थेरेप्सिड और मैमल्स आ जाएंगे। ठीक है, ऑन अदर साइड आपको मिलेंगे सोरेप्सिड। सोरेप्सिड से सबसे पहले बने टर्टल्स। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे टर्टल्स के बाद बने होंगे कहीं थीकोडोंट। थीकोडोंट के बाद अगर आप देखोगे जो गिवन ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बने होंगे तुएताराज। तुएतारा के बाद अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बने होंगे लिजार्ड एंड स्नेक। पहले आपके बने होंगे लिजार्ड और उसके बाद आए होंगे स्नेक। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बने होंगे डायनासोर और साथ में बने होंगे बर्ड्स। डायनासोर के बाद बने होंगे बर्ड्स। तो इस तरह से इस डायग्राम को आप यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हो और इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। After this, we can discuss the next question. Which of the following statement is correct about origin and evolution of man? Neanderthal man lived in Asia between 1 lakh to 40,000 year back. NCERT की simple straight line है, statement correct है. Agriculture came around 10,000 years ago. Statement is wrong. The Dryopithecus and Dramapithecus primates existing 15 million years ago and walked like ape, not man. Statement is wrong. Homo habilis probably ate meat. Homo erectus probably ate meat. ये statement भी wrong है. Answer is first option. We can discuss the next and ninth question. In a species, the weight of a newborn range 2 to 5 kg. Range वो है क्या है 2 to 5 kg. 97% of newborn with an average weight of 3 to 3.3 kg survive. कि 3 to 3.5 वाले जो हैं वो 99% तक सर्वाइव करते हैं। 3 to 3.5 वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 99% तक सर्वाइव करते हैं। 99% ऑफ इन्फेंट्स बोर्न विद वेट 2 to 2.5 kg, 2 to 2.5 kg इनकी भी डेथ होती है और 4.5 to 5 kg इनकी भी डेथ होती है। इनकी भी डेथ होती है। तो अगर आप यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे, तो आपको पता चलेगा कि जिनका वेट कम है 2 kg है, जिनका वेट 5 kg है वो दोनों कम होंगे और जिनका वेट 3.5 kg है वो ज्यादा होंगे क्योंकि वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा और जिसकी पीक जो है वो ओवर द टाइम बढ़ती रहेगी क्योंकि इनका नंबर तो कम होता रहेगा और इनका नंबर जो है वो बढ़ता रहेगा। तो जब मीडियन करेक्टर जब फेवर करता है, जब भी नेचुरल सिलेक्शन मीडियन करेक्टर को फेवर करता है तो उसे हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, और बैलेंस्ड सिलेक्शन। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन्वेड न्यू एरिया। कोई भी स्पीसीज जो है वो एक किसी नए एरिया में आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू अडेप्टिव रेडिएशन, कि किसकी वजह से अडेप्टिव रेडिएशन हो सकते हैं। तो देखो, एरिया विद मैनी हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। किसी हैबिटेट में अगर ऑलरेडी बहुत सारे स्पीसीज हैं तो वहां पे नई स्पीसीज सर्वाइव करे, इसके चांसेस जो है वो थोड़े से कम होंगे, तो अडेप्टिव रेडिएशन थोड़ा मुश्किल होगा। देन एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई, फूड ही नहीं है, और अगर फूड नहीं है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करेगा, तो ये जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। एरिया विद सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, अगर एक ही टाइप का एरिया है तो वहां पे एक ही स्पीसीज जो है वो इवॉल्व होगी, तो ये भी गलत है। देन एरिया विद मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, अलग अलग टाइप के हैबिटेट है तो अलग अलग स्पीसीज वहां पे इवॉल्व होंगे, तो यहाँ पे आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। जब अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व होंगे तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Australia, marsupial and placental mammals have evolved to share many similar characteristics. देखो, जब भी similar characteristic evolve होंगे, similar ecological pressure होगा, similar ecological निके होगा, similar selection pressure होगा, तो एक जैसे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होंगे। एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्ट्रक्चर से जब इवॉल्व होते हैं, कोई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं बट वो जब एक कॉमन से स्ट्रक्चर, एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे कि बर्ड्स में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और ऐसे ही बटरफ्लाई जो है उसके भी विंग्स हैं।
अगर इन दोनों विंग्स का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो अलग अलग होगा, बट इनका जो फंक्शन है वो एक जैसा होगा। दिखने में जो है बाहर से वो एक जैसे होंगे, बट इंटरनल जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो इनका अलग होता है। तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। A gene locus has two allele, capital A and small a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, तो फिर स्मॉल a की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 0.6, बिकॉज कैपिटल ए स्मॉल ए टोटल कितना होगा 1। तो यहां पे पूछा हुआ है होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब p स्क्वायर, हेट्रोजाइगस मतलब 2pq एंड होमोजाइगस रिसेसिव मतलब q स्क्वायर मतलब q स्क्वायर। तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर 0.16, ये हो जाएगा आपका 0.36, इसे आप p मान सकते हो, इसे आप q मान सकते हो, और 2pq अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.48, आ जाएगा 0.48। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 0.16, 0.48 एंड 0.36, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो ये भी आपका हार्डी-न्यूमैन प्रिंसिपल के बेसिस पे था, नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। We can discuss the next question. Which of the following is the most common mechanism of genetic variation in a population of sexually reproducing animals or organisms? देखो जब भी sexual reproduction होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वहां पे आपका मियोसिस होगा, और जब भी मियोसिस होगा तो वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, थर्ड ऑप्शन। नीट 2015 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आसान सवाल है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2019 का क्वेश्चन है और एनिमल ब्रीडिंग चैप्टर से क्वेश्चन है। देखो, इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है स्टेटमेंट कि इन ब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। देन इनब्रीडिंग इज इसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगोसिटी के लिए यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं प्योर लाइन, तो उससे होमोजाइगोसिटी होगी तो प्योर लाइन इवॉल्व होगी। स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। वी कैन डिस्कस द लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। ठीक है कि सपोज मान लो कैपिटल ए जीन जो है वो हमारा सुपीरियर जीन है, ठीक है, तो अगर इनब्रीडिंग करेंगे तो कैपिटल ए बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब होने को तो ये भी हो सकता है कि स्मॉल ए बढ़े, क्योंकि ये भी होमोजाइगस है, राइट, बट होता क्या है कि इसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन से क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो फिर ये वाले जो इंडिविजुअल्स हैं ये बढ़ते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, सुपीरियर जीन जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन, ये गलत है, हम हार्मफुल जीन को क्यों सेलेक्ट करेंगे, राइट, तो फिर यहां पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नाउ वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है वो किसका एग्जांपल है? तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2015 में पूछा गया था, इसी से मिलता जुलता सवाल नीट 2020 में भी था, राइट। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। सिंपली क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है, ये स्टेटमेंट, ये जो एग्जांपल है वो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेचुरल सिलेक्शन की अगर अदर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स आ जाते हैं और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स भी आ जाते हैं, तो ये भी इसके एग्जांपल्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के, ठीक है। ये म्यूटेशन का एग्जांपल नहीं है, नियो डार्विनिज्म का एग्जांपल नहीं है, नियो लेमार्किज्म का एग्जांपल भी नहीं है, तो ये सब सिंपल आसान सवाल है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। सिंपल एनसीईआरटी का सवाल है जो आपका इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म था उसी से रिलेटेड, सेम नीट 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड होती है वहां पे लाइकेन्स की ग्रोथ कम हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ी तो उसकी वजह से लाइकेन्स की ग्रोथ कम हुई थी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। Now we can discuss the next question, 17th question. Genetic drift operates in. नीट 2016 में सवाल पूछा गया था, तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि बाई चांस जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होना, जीन फ्रीक्वेंसी का
चेंज होना, उसे हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसे हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो देखो बाई चांस कोई भी चेंज आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो छोटी पॉपुलेशन में होती है। अब सपोज कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें 1 करोड़ इंडिविजुअल हैं या 10 करोड़ इंडिविजुअल हैं। अब 10 करोड़ इंडिविजुअल में कोई भी कितने एलील्स होंगे, कितने ज्यादा एलील्स होंगे। अगर इसमें से 10, 20, 50, 100 और मे बी 1 लाख इंडिविजुअल भी अगर डेथ होती है तो भी इसमें इनकी जो जीन फ्रीक्वेंसीज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 लाख इंडिविजुअल्स हैं, दे आर नेग्लिजिबल। अगर आप यहाँ पे 10 करोड़ से कंपेयर करोगे तो ये तो हम बोल सकते हैं 1% भी नहीं है, 0.1% है। तो यहाँ पे चेंज आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। बट अगर आप मान के चलो कोई एक छोटी पॉपुलेशन है, 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, इसमें से अगर कोई 50 इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाए तो फिर 50% जीन लॉस्ट हो जाएंगे। और अगर 50% जीन लॉस्ट होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई जीन कंप्लीटली लॉस हो जाए। कोई एक जीन था जो बहुत कम लोगों में था और अगर उन लोगों की डेथ होती है तो वो जीन पूरी तरह से हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन से लॉस्ट होगा। तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो वहां पे चेंज हो जाएगी। तो बड़ी पॉपुलेशन में चेंज आने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, छोटी पॉपुलेशन में चेंज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पे आपका आंसर रहेगा स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, सेकंड ऑप्शन। नाउ यू कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रीसेंट, मतलब जो पहले हुए उनसे बाद में जो अभी आए हैं उसके सीक्वेंस अपने को देखनी है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, ये तो ठीक है, रामापिथिकस ये तो पहले आए थे। सीक्वेंस जो है वो क्या है, ड्रायोपिथिकस, देन रामापिथिकस, देन उसके बाद आते हैं आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर उसके बाद आते हैं होमो हैबिलिस, फिर उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, राइट, दिस वाज द करेक्ट सीक्वेंस। इसके बाद आएंगे निएंडरथल मैन, देन क्रोमैग्नन मैन और फिर उसके बाद मॉडर्न मैन। तो ये जो है ये तो गलत है। देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद रामापिथिकस, नो रामापिथिकस पहले आया था तो ये गलत है। रामापिथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, बिल्कुल सही है। देन रामापिथिकस के बाद होमो हैबिलिस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, नो स्टेट दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन। कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। Which of the following is correct sequence of event of origin of life? देखो सबसे पहले जो है वो मोनोमर्स बने होंगे, ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने होंगे। मोनोमर्स से पॉलीमर्स बने, राइट। पॉलीमर्स में पहले जो बना वो आपका आरएनए, प्रोटीन से ये सब बने, ठीक है। उसके बाद प्रोटोबायोन्ट्स बने, फिर यूबायोन्ट्स बने, फिर प्रोकैरियोटिक सेल बनी और फिर उसके बाद लास्ट में फॉर्मेशन हुआ डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल का। उसके बाद आपके जो फॉर्म हुए यूकैरियोट्स फॉर्म हुए, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके आए हैं ऑर्गेनिक मोनोमर, दैट इज सेकंड ऑप्शन, फिर उसके बाद पॉलीमर के बाद प्रोटोबायोन्ट्स और प्रोटोबायोन्ट्स के बाद डीएनए बेस्ड आपका जेनेटिक सिस्टम। डीएनए जो है वो बाद में बना है तो लास्ट फोर्थ ऑप्शन। यहां पे देखोगे 2 3 1 4, 2 3 1 4, करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। नाउ वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन to obtain cow yielding high milk output। आप सिर्फ उन काउज को सेलेक्ट कर रहे हो जिनका मिल्क आउटपुट ज्यादा है। तो देखो यहां पे एक ग्राफ है, पहले जो काउज होते थे वो इस तरह से होते थे कि जो बहुत कम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो भी कम होते थे। यहां पे आप देखोगे मिल्क प्रोडक्शन, वो काउज कम होते थे जिनका मिल्क प्रोडक्शन कम होता था और वो भी कम होते थे जिनका ज्यादा होता था। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन वाले ज्यादा होते थे। बट अब आपने इनको सेलेक्ट करना, मतलब जिनका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है उनको सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो कुछ टाइम के बाद इनका नंबर बढ़ जाएगा। ग्राफ कैसा आ जाएगा, लाइक दिस। ग्राफ जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। क्या होता है ये होता है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन, ये होता है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यहां पे आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस, देखो नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द 21st क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्राइस द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो देखो ह्यूगो डे व्राइस ने म्यूटेशन को जो है वो रीजन माना था, और म्यूटेशन भी कौन से, सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन, सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन, और जिसे क्या नाम दिया था, सल्टेशन, जिसे क्या नाम दिया था, सल्टेशन। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन।
We can discuss the next question, 22nd question. The similarity of bone structure in the forelimb of many vertebrate is an example of, कि वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके फोर लिम्स में सिमिलरिटीज होते हैं, और सिमिलरिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट होमोलॉगी. सिमिलरिटी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? होमोलॉगी, होमोलोगस ऑर्गन्स को. राइट, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन. आसान एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, नीट 2018 में पूछा गया था. नाउ वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन. ए क्वीन हनी बी लेज एग्स टू, कि क्वीन हनी बी जो है वो कितने टाइप के एग जो है वो ले करती है? तो उसमें आ जाएगा 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप. एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स डाई बाई फर्टिलाइज्ड एग्स फ्रॉम ऑल कास्ट. तो देखो बहुत आसान है कि यहाँ पे जो एग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एग्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड और दूसरे होते हैं फर्टिलाइज्ड. दूसरे होते हैं फर्टिलाइज्ड और दूसरे फर्स्ट होते हैं अनफर्टिलाइज्ड. अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैं इनसे बनते हैं ड्रोन्स, और फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं इनसे बनते हैं क्वीन बी एंड वर्कर बी. क्वीन बी एंड वर्कर बी. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 टाइप, 1 फॉर्मिंग द क्वीन एंड वर्कर बी एंड सेकेंड टाइप फॉर्मिंग द ड्रोन्स. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन. आसान सवाल है, आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन. मैच द hominid with their correct brain size. मैच द hominid with their correct brain size. एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए होमो हैबिलिस का ब्रेन साइज होता है 650 to 800. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. निएंडरथल का अगर आप देखोगे तो 1400 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. इरेक्टस का 900 सीसी और होमोसेपियंस का 1350. एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये आप मान लोगे नियरेस्ट पॉसिबल यही एक ऑप्शन बनता है. तो 3412 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. सबकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो आपको याद रखनी है. ऑस्ट्रेलोपिथिकस की 500 सीसी के आसपास होती है, होमो हैबिलिस की उससे थोड़ी ज़्यादा होगी 650 के आसपास. देन इरेक्टस की 900 के आसपास होती है. निएंडरथल मैन की 1400 सीसी के आसपास होती है. क्रोमैग्नन मैन की 1600 सीसी के आसपास होती है. और जो मॉडर्न मैन है उसकी हम 1400 1350 के आसपास बोल सकते हैं. तो सभी की आप क्रेनियल कैपेसिटी याद रखना, यहां से सवाल पूछा जाता है. करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द 25th क्वेश्चन. वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे व्राइस दे आर. देखो म्यूटेशन जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी आपको बताया था सॉल्टेशन इज सिंगल लार्ज म्यूटेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चेंज होता है वो स्मॉल तो नहीं होता, लार्ज होता है. स्मॉल, 2 ऑप्शन रूल आउट हुए. देखो जो डार्विनियन वेरिएशंस थे वो स्मॉल होते थे, वो डायरेक्शनल होते थे. बट अगर आप म्यूटेशन की बात करोगे, जो ह्यूगो डे व्राइस ने जो टर्म यूज की म्यूटेशन, वो लार्ज होते हैं और वो डायरेक्शन लेस होते हैं. वो डायरेक्शन लेस होते हैं. तो यहां पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्शनल नहीं होते, तो ये भी गलत है. रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन. राइट, तो ये क्वेश्चन जो है वो भी आपका नीट 2019 में पूछा गया था. तो मैंने बेसिकली यहाँ पे ट्राई किया है कि पिछले 4-5 साल में जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं नीट में, उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया. एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करने का ट्राई किया है. राइट, तो आई थिंक आप इसके बाद अगर आप चैप्टर पढ़ोगे एक बार तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किसको कहाँ से याद रखना है.